आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न 1 को पूरा हल करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वरना आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। मैंने प्रश्न 1 पूरा सॉल्व कराया है। आज हम प्रश्न 2 को हल करने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या हमें इसको जो प्रश्न दिया गया है किसमें बनाना है, द्विघात समीकरण में बनाना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये था प्रश्न। तो चलिए मैं कराता हूँ यहीं पर। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। कह क्या रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से कितना, एक अधिक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना चौड़ाई x मीटर है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है, क्या लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि चौड़ाई कितना है x, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x। दोगुने से कितना, एक अधिक है। एक अधिक का मतलब एक जोड़ देंगे, ये कितना आ गया मीटर। देखिए फिर से समझिएगा, बोला क्या है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई कितना हमने माना x, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x से एक अधिक है। एक अधिक है तो प्लस में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। और क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसका क्षेत्रफल दिया कितना गया, 528 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर। अब देखिए बराबर में लंबाई कितना है, 2x प्लस 1, और गुणे चौड़ाई कितना है x। अब हम क्या करेंगे, 528, अब देखिए x का गुणा 2x में कराएंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। कैसे आया, मैं एक बार यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, मान लो कुछ लोगों को ना पता हो। तो एक बार x का गुणा 2x में कराएंगे, फिर x का गुणा 1 में कराएंगे। 2x गुणे x, यानी कि देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 2 1 कम कितना हो गया, 2। x की घात कुछ नहीं तो 1, x की घात कुछ नहीं तो 1। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 1 कितना हो जाएगा 2, x की घात 2 आ गया। अब x का गुणा किस में कराएंगे, 1 में। x से कम कितना होता है, x। अगर देखिए 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों बराबर में हम चाहे जैसे लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x, इधर 528 किस में है, प्लस में, इधर आके 528 माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। ये देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 आए वो क्या होता है, द्विघात समीकरण। ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। दूसरा क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान से प्रश्न पढ़िए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चौथा है, दूसरे का दूसरा है। क्या, दूसरे का दूसरा है। तो बोला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे हम। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है,
जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अगर एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 है, दूसरा कितना है 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अगर ये धनात्मक और क्रमागत पूर्णांक है, 1 है, 2 कब आएगा, जब 1 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 2 आएगा, क्रम से चल रहा है। 3 कब आएगा, जब 2 में 1 जोड़ेंगे तब 3 आएगा। 4 कब आएगा, जब 3 में 1 जोड़ेंगे तब आएगा 4। ये क्या बोल रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर हम पहला x माने दूसरा क्या होगा, x+1। तो प्रश्नानुसार बोला क्या गया है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, इनका गुणनफल कितना दिया गया है हमें, 306 ये दिया गया है। अब देखिए, x का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, x²। x का गुणा 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, 306। तो x² प्लस x, 306 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में 306, बराबर में क्या बचेगा, 0। ये हो गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना था, ये आ गया। यहीं पर हम छोड़ देंगे हमारा आंसर। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न है दूसरे का तीसरा है, दूसरे का तीसरा। तो हम क्या मानेंगे, पहले माना रोहन की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष है। वर्तमान आयु मैंने कितना मान लिया, x वर्ष है। अब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहले प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या लिखेंगे, रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु। बोला क्या जा रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। अगर रोहन की आयु x है, उसकी माँ उससे कितना 26 वर्ष बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, x+26। क्योंकि रोहन की आयु में 26 जुड़ेगा तभी तो पता चलेगा। अगर रोहन की वर्तमान आयु x है, उनकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो x में कितना 26 जुड़ जाएगा, इतना वर्ष। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, पहले मैं लिख देता हूँ। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि द्वितीय शर्तानुसार क्या, 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात पहले रोहन की आयु कितना होगी, रोहन की आयु कितना हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात। मान लीजिए अगर मैं कह दूं मेरी उम्र 25 साल है, तो 3 वर्ष बाद मेरी उम्र कितना होगी, 28 साल। क्योंकि 25 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। इसीलिए अगर रोहन की वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितना हो जाएगी, x+3 वर्ष। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगी। देखिए, अगर वर्तमान समय में रोहन की माँ की आयु कितना है, x+26, तो बाद में कितना हो जाएगी, x+26+3, क्योंकि जुड़ जाएगा ना। अगर वर्तमान समय में x+26 है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 जुड़ेगा उसमें। अब देखिए, x+26 में 3 जोड़ेंगे 29। अब बोला क्या गया, उनका गुणनफल, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। यानी कि अब देखिए, x+3 यानी कि रोहन की आयु और इनकी मम्मी की आयु का गुणनफल, यानी कि x+29 कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए, पहले एक बार x का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, x²। फिर x का गुणा 29 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 29x। फिर 3 का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, 3x। फिर 3 का गुणा 29 में कराएंगे कितना आएगा, 3 9 27 का 7 हासिल बचा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो बराबर में 360। अब देखिए, x², 29x में 3x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32x + 87।
इधर 360 प्लस में इधर आके 360 माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32, 87 में से 360 घटाएंगे कितना आ जाएगा -273, बराबर में 0। यही आ गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। इसमें का चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, दिया क्या गया है, दूरी कितना दिया गया है 480 किलोमीटर। ये हमें क्या दिया गया है, दूरी। और हम क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये हम जानते हैं। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, हम जानते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो क्या लिखेंगे, एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहला समय को क्या मान लेते हैं, t1। अब देखिए दूरी कितना है 480, चाल कितना माने हम x, तो कितना हो जाएगा x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितना घंटा अधिक लेती, 3 घंटा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में लगा समय, इसको हम क्या मानेंगे, t2। देखिए कितना, t2, दूरी कितना है 480। देखिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि अगर पहले x थी, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही तो क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। अब देखिए t2 कितना है 480, और इधर x माइनस 8, 480 बटे x माइनस 8 माइनस t1 कितना है, यहाँ पर देखिए t1 कितना है 480 बटे x, कितना आया है 480 बटे x, बराबर में कितना 3। अब देखिए इसका क्या लेंगे, एलसीएम, x माइनस 8 और x का एलसीएम कितना होगा, x माइनस 8 और x। अब देखिए जब इससे इसमें भाग देंगे x माइनस 8 से, x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा x से 480 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 480 माइनस x। जब x से इसमें भाग देंगे नीचे वाले में, एलसीएम नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। क्योंकि अब वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एलसीएम सिखाने लगूंगा तो कोई फायदा होगा नहीं। अब देखिए x से जब इसमें भाग देंगे x कट जाएगा, x माइनस कितना बचेगा, x से x में जब इसमें x से जब भाग देंगे x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। जो बचता है उसी का ऊपर गुणा कराते हैं। तो 480 में किसका गुणा कराएंगे, x माइनस 8 का।
बराबर में 3। अब देखिए 480 x माइनस 480 में x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 480 x। अब माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 480 का गुणा किस में करेंगे 8 में, 4 8 शून्य शून्य, 8 हटाई 64 4 हासिल बचा 6, 8 चौक 32 6 38 और बटे में कितना बचा x माइनस 8 और x बराबर में कितना 3। अब देखिए 480 x प्लस में फिर माइनस में 480 x से कट जाएगा, बचेगा ऊपर क्या 3840। अब देखिए x का गुणा x में कराएंगे कितना आएगा x स्क्वायर, x का गुणा 8 में कराएंगे कितना आ जाएगा 8x बराबर में कितना 3। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए क्या करूंगा तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा 3 में करेंगे देखिए कितना आ जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका गुणा किस में करेंगे 3 में, और 3840 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 3840। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3840, 3 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। अब काट दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा 3 8 24, कितना आ गया 1280। 3840 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितना 1280 ये आया। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर प्लस में 1280 है, इधर आके माइनस में 1280 हो जाएगा, बराबर में कितना 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में, ये हो गया हमारा आंसर।